तालिबान की बंदूकों और बारूद में झुलसते इंसानियत को पूरी दुनिया देख रही है। उम्मीदें फीकी पड़ रही हैं क्योंकि दुनिया भर ने जैसे उनकी हालत को देखते हुए भी अपनी आंखें मूंद ली हैं। मगर दहशत के साए में अफ़गानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को वहां से सलामत निकालकर उनको अपनी सरजमी तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार जो कुछ कर रही है वो इल्ज़ामों और सियासत के बीच अनदेखा है। ये कहानी है शिरीन पठारी की, हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने अपने हमवतनों को अफ़गानिस्तान में हो रहे बारूदों के धमाके से बचाने के लिए अपनी जान, अपनी सलामती को खतरे में डाल दिया और फिर भारत सरकार ने एक सीक्रेट मिशन के साथ शिरीन पठारी समेत 150 भारतीयों को वहां से कुछ ऐसे बाहर निकाला कि तालिबान भी भौचक्का रह गया। मैं हूं शिरीन पठारी, काबुल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर एयर इंडिया, काबुल में एयर इंडिया का स्टेशन सिक्योरिटी हेड। 15 अगस्त 2021 को जब काबुल तालिबान की हद में आ गया था तो मैं वहीं पोस्टेड था। मेरी जिम्मेदारी थी एयर इंडिया के विमानों से लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाना। मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अक्टूबर 2020 में मैं पहली बार काबुल आया था। उस वक्त मौसम सर्दी का था और मेरी निगाहें बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रही थी। ये मेरे लिए एक ज़रूरी पोस्टिंग थी क्योंकि मैं एयर इंडिया की काबुल फ्लाइट्स का सिक्योरिटी हेड था। वहाँ सब कुछ मेरे लिहाज से सही था, लोग मेरे साथ अच्छे थे। लेकिन मेरे काबुल पहुँचने के तकरीबन 1 महीने बाद ही अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच की पीस टॉक यानी शांति की पहल डिरेल्ड हो गई। अमेरिका, टर्की, कतर सब देखते रहे। उसी वक्त खबरें आने लगी थी कि अमेरिका अपनी फोर्स को मई 2021 से हटाना शुरू कर देगा। तब तक अफगानिस्तान में कुछ एक मौकों को छोड़कर इतना खून खराबा नहीं हो रहा था। मुझे सिर्फ एक हमला याद आ रहा है और वो भी तब जब पिछले साल नवंबर में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काबुल आए थे। काबुल से उनकी रवानगी के साथ ही एक धमाका हुआ था। उस वक्त जब मैं एक रिक्शे से जा रहा था तब मैंने देखा कि तालिबानी खुलेआम रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दो नहीं, मैंने अपने सामने 24 रॉकेट लॉन्चर एक साथ देखे। फरवरी में तो काबुल की इंडियन एम्बेसी ने वहां रह रहे इंडियंस के लिए नो गो अलर्ट इशू कर दिया था। हमसे साफ कह दिया गया था कि अनसेफ लोकेशन और रात में हम ट्रैवल ना करें क्योंकि तब अफगानिस्तान में किडनैपिंग आम बात हो गई थी। जब 31 अगस्त को अमेरिकन बिडेन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को वापस बुलाने का ऐलान किया तो तालिबान की तरफ से हमले बढ़ गए। वैसे तो हमले और खून खराबा मार्च से ही शुरू हो गया था। सच में वो बहुत डरावना था। मई में तालिबान ने कांधार को चारों ओर से घेर लिया था। शहर को हर तरफ से घेर कर रास्तों से आने वाली सप्लाई भी रोक दी गई थी। ऐसे में खाने तक की परेशानी होने लगी। इसीलिए तो वहाँ अफगानिस्तानी फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद तालिबान ने कुदुस और मज़ार शरीफ पर भी अपना कब्जा कर लिया। असल में जब तालिबान ने मज़ार शरीफ पर कब्जा किया तो हमें एहसास हो गया था कि अब काबुल की बारी अगली है, क्योंकि वहाँ से काबुल सिर्फ 425 किलोमीटर दूर था। ईद पर मैंने देखा कि जहाँ प्रेसिडेंट अशरफ गनी नमाज पढ़ रहे हैं उस ओर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए। इस साल ही 29 जुलाई को जब मैंने अपने पापा को खो दिया, उनके अंतिम संस्कार के लिए मैं मुंबई आया और 12 अगस्त को वापस काबुल आ गया। जब मैं काबुल पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आखिरकार इन हालात में मुझे वापस आने की क्या ज़रूरत थी, और मेरा जवाब था कि मेरी ड्यूटी के लिए मुझे तो वहां आना ही था, और अगर मैं वापस ना आता तो काबुल में एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को कौन ऑपरेट करता। 13 और 14 अगस्त को वहां से जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट्स पूरी तरह से फुल थी और 15 अगस्त को मैंने अपनी वाइफ और बच्चों को फ़ोन भी किया, उन्हें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहने के लिए। तब तकरीबन 11 बजे होंगे जब मेरा एक कलीग दौड़ते हुए मेरे पास आया। वो हाफ रहा था। उसने बताया कि तालिबानी अब काबुल एयरपोर्ट से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है। उस वक्त मैं घर जा रहा था। उस दिन से आज तक मैं खुद से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर क्यों मैंने अपना पासपोर्ट घर पर ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो पासपोर्ट मेरे पास होता तो 15 अगस्त को मैं वापस इंडिया आ चुका होता। मगर इस सवाल का अब कोई जवाब नहीं।
15 अगस्त को काबुल से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-244 फुल लोडेड थी। उसमें 160 पैसेंजर थे। कुछ देर पहले ही मुझे एहसास हुआ कि तब तक सिर्फ 35 पैसेंजर ने ही चेक इन किया है, लेकिन जल्दी पैसेंजर बढ़ते चले गए। 100 और पैसेंजर वहाँ पहुँच गए। मेरे एक कोलीग ने मुझे अपने फ़ोन पर वीडियो दिखाया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि जिन बिल्डिंग्स में हम रहते हैं उन पर हमले हो रहे थे। तालिबानियों ने सारी बिल्डिंग्स को घेर लिया था। अपनी घबराहट को मैंने पैसेंजर्स के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मैं सिक्योरिटी चीफ हूँ। ऐसे में उनके सामने मुझे अपना ब्रेव फ्रंट दिखाना था। मैंने सारे स्टाफ को कहा कि वो अपने मोबाइल वीडियोस देखना बंद करें। सारे मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए। लेकिन तब तक भी 31 पैसेंजर काबुल एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। फ्लाइट कमांडेंट से मेरी बात हुई। उनको मैंने वहाँ के हालात के बारे में बताया। फ्लाइट कमांडेंट ने मुझसे कहा कि मैं बिना पासपोर्ट के ही अफ़गानिस्तान छोड़ दूँ, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने मना कर दिया। उसने पूछा भी कि क्यों, और मेरा जवाब था कि मैंने बचपन में काला पत्थर देखी। फिल्म के एक सीन में जहां अमिताभ बच्चन एक शिप के कैप्टन होते हैं, वो मुश्किल की घड़ी में अपने शिप को छोड़ देते हैं ताकि वो बचे रहें। लेकिन जब सुबह उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि शिप सही सलामत है। उन्हें उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। वो पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट को साथ लेकर जीते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं काबुल में एयर इंडिया का कैप्टन हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में भगोड़ा होने का गिल्ट लेकर नहीं जी सकता। फ्लाइट कमांडर ने मुझसे कहा, आगे आपकी मर्जी। मैं जानता था कि अगर इस जहां में भगवान है तो वो मेरी रक्षा ज़रूर करेगा। एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज और पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के बड़े और छोटे प्लेन्स खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं था। कतर एयरवेज की एक फ़्लाइट तो 300 पैसेंजर्स को लिए टरमैक पर 3 घंटे से टेक ऑफ अप्रूवल का इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या है, क्यों ये फ़्लाइट्स उड़ान नहीं भर रही हैं। किस्मत से 4:30 बजे शाम को एयर इंडिया की फ़्लाइट को टेक ऑफ करने का मौका मिला, और ये उस दिन टेक ऑफ टाइम पर उड़ने वाली आखिरी फ़्लाइट थी। मैं तब तक एयरपोर्ट से हिला भी नहीं जब तक मैंने देख नहीं लिया कि फ़्लाइट टेक ऑफ करके आसमान तक पहुंच गई, किसी भी खतरे से बहुत दूर। इधर एयर इंडिया की फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और उधर तालिबानी फाइटर्स काबुल एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। फायरिंग शुरू कर दी। 5 बजे सबको मैसेज दिया गया कि कोई भी एयरपोर्ट छोड़कर नहीं जाएगा, और उस पर सबसे बुरा ये कि हमारा ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया। एयरपोर्ट पर हमारे सारे साथी कुछ ही मिनटों में गायब हो गए। ये किस्मत थी कि एयरपोर्ट पे मैं इंडियन एम्बेसी के प्रोटोकॉल ऑफिसर से मिला। इस भीड़ में वो भी फंसे हुए थे। उन्होंने तुरंत एम्बेसी को फ़ोन घुमाया। बड़ी मुश्किलों से हमने एक बुलेट प्रूफ कार का इंतज़ाम किया। मैंने ड्राइवर को कहा कि वो किसी भी कीमत पर कहीं भी ना रुके और सीधे इंडियन एम्बेसी चले, जो वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। काबुल के इस ग्रीन एरिया में दुनिया के हर देश की एम्बेसी है, इसलिए आमतौर पर वहाँ ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती थी। मगर जब हम ग्रीन जोन पहुँचे तो यहाँ एक गार्ड तक मौजूद नहीं था। तब तक शाम के 6:30 बज चुके थे। मुझे मेरे पासपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे काबुल अपने घर जाना था। उस पासपोर्ट में अमेरिकन, कैनेडियन और यूके वीज़ा थे। ये सारे वीज़ा दोबारा लेने में बहुत मुश्किल आती, इसलिए वो पासपोर्ट मेरे लिए बेहद ज़रूरी था। अपने एक इंडियन दोस्त की मदद से मैंने एक और कार अरेंज की। उसने उस कार के साथ अफ़गानिस्तान के 3 लोकल्स को भी अरेंज किया, जिसमें से एक जलालाबाद और 2 मज़ार शरीफ से थे। तब शाम के 7:30 बजे थे जब मैं अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुआ। मकान मालिक ने मुझे चेतावनी दी कि तालिबानी फाइटर्स कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया कि जो भी हाथ लगे वो मैं पैक करूँ और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलूँ। मैंने अपने ज़्यादातर लगेज वहीं छोड़ दिए और बिल्डिंग से निकल गया। उस वक्त मैं पूरी तरह से नम हो चुका था। मेरे दिल और दिमाग के बीच का जैसे कनेक्शन ही कट गया था। तालिबानी फाइटर्स हर सड़क पर मुझे दिख रहे थे। लोग अपने घरों के सामान को लेकर भागते फिर रहे थे। मैंने अपने ड्राइवर से बात करनी चाहिए तो मेरे साथ मौजूद अफगान शख्स ने मुझे
तब तक बिल्कुल चुप रहने को कहा जब तक मैं इंडियन एम्बेसी नहीं पहुंचा था। उस वक्त मैं अपनी माँ, अपनी कुल देवी और भगवान को याद कर रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया था, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। रास्ते में कैनेडियन एम्बेसी के पास अचानक हमारी कार को तालिबानी फाइटर्स ने रोक लिया। उन तकरीबन 15 तालिबानी फाइटर्स के पास बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर्स थे। 8:30 बज चुके थे। वक्त तेजी से निकल रहा था। मैंने अपनी जेब से अपने बीवी और बच्चों की तस्वीर निकाली। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं उन्हें इस तस्वीर में ही आखिरी बार देख रहा हूँ। मुझे तालिबानियों का डर नहीं था, डर था आईएसआई का। ऐसा लग रहा था कि रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी होना तय है। लेकिन मेरे दोस्त ने जिन 3 अफगानों को मेरे साथ भेजा था वो जैसे भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे। उन्होंने तालिबानियों की थोड़ी चापलूसी की। उस वक्त अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो तालिबानी फाइटर्स हमारे चेहरे ठीक से देख नहीं पा रहे थे और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि गाड़ी में बैठा मैं एक इंडियन हूँ। पूरे 20 मिनट तक कार वहीं खड़ी रही। हर एक लम्हा हम सब के लिए ज़िंदगी और मौत के बीच झूलते हुए गुजर रहा था। मैं एकदम स्थिर बैठा था, पत्थर की तरह। हर सांस को मैं अपनी आखिरी सांस की तरह ले रहा था। तालिबानियों से, मेरे अफ़गान दोस्तों से बातचीत के दौरान ही एक तालिबानी फाइटर ने हवा में फायर कर दिया। मुझे लगा बस खेल खत्म। ड्राइवर भी कार छोड़कर बाहर निकल आया और तालिबानियों से बात करने लगा। लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ था। किस्मत से ऐन उसी वक्त एक तालिबानी कमांडर का काफिला वहां से गुजरा। तालिबानी चौकन्ने हो गए। उन्होंने पश्तो में हमसे एक शब्द कहा जो मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। वो शब्द था बर्राओ, जिसका मतलब था भागो यहां से। बिना एक सेकंड भी गवाए हम इंडियन एम्बेसी के लिए निकल गए। एम्बेसी पहुंचकर मैंने वहां डिनर किया, सोने की कोशिश भी की, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि इंडिया पहुंचने से पहले मेरे सामने एक और बड़ी अड़चन आने वाली है। 16 अगस्त को हम एम्बेसी में ही रुके रहे। तालिबानियों ने हमारी हालत बिल्कुल हॉस्टेज वाली कर रखी थी। ना कोई एम्बेसी से बाहर आ सकता था और ना ही कोई अंदर पहुंच सकता था। हमें लगा कि हम तब तक इसी एम्बेसी में फंसे रहेंगे जब तक अफगानिस्तान में नई सरकार नहीं आ जाती। लेकिन फिर भी 16 अगस्त को मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जिंदा हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं। उन्हें ढाढ़स बताते हुए जैसे खुद को मैं हिम्मत दे रहा था। 16 अगस्त को तब एम्बेसी में तकरीबन 150 भारतीय फंसे थे। रात 9:30 बजे हमें तालिबानियों का मैसेज मिला कि वो हमारे साथ काबुल एयरपोर्ट तक चलेंगे। हमें 10 बजे तक का मौका दिया गया कि एम्बेसी से बाहर निकलकर हम गाड़ियों में बैठ जाएं। तालिबानी फाइटर्स हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई एलियन हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। 4 गाड़ियों में तालिबानी हमें एस्कॉर्ट कर रहे थे। उनमें से एक पायलट गाड़ी हमारे आगे चल रही थी, एक गाड़ी बीच में और 2 गाड़ियां इस काफिले के बिल्कुल पीछे थी। 20 लैंड क्रूजर में हम 150 लोगों को बस जैसे तैसे भर दिया गया। जिस इंडियन एम्बेसी से काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने में पहले मुश्किल से 20 मिनट लगते थे, उस दिन उतने ही रास्ते के लिए, वो भी रात को, हमें 5 घंटे लगे। जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे खतरनाक सफर था वो। पूरे रास्ते में अफगानी लोग इस काफिले के बीच में कूदते ताकि वो गाड़ियों पर सवार होकर एयरपोर्ट पहुंच सके, और तालिबानी फाइटर्स हमें एस्कॉर्ट करते हुए हवा में फायरिंग करते ताकि भीड़ को तितर बितर कर सके। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो तालिबानी अच्छे थे या बुरे, लेकिन हमारे साथ वो बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। रात 2 बजे हम काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। नॉर्मल गेट के बजाय इस काफिले को तुर्किश गेट से एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया, क्योंकि नॉर्मल गेट पर बड़ी तादाद में अफगानी लोग इकट्ठे थे जो किसी भी हाल में काबुल से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद था। हमारे तालिबान एस्कॉर्ट ने हम सभी को तुर्किश फोर्सेस के हवाले कर दिया।
जिन्होंने हमें पूरी तरह से स्कैन किया और फिर आगे अमेरिकन्स को सौंप दिया। अमेरिकन्स ने हमें फिर से स्क्रीन किया और फिर हवाई पट्टी पर ले गए। इन सब से होते हुए हम काबुल एयरपोर्ट के अंदर यूएस फोर्स बेस तक पहुंचते पहुंचते रात के 3:30 बज चुके थे। सुबह बस होने ही वाली थी। उस वक्त अफगानिस्तान में भारत के एम्बेसडर की अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मीटिंग चल रही थी। सुबह तकरीबन 4 बजे इंडियन एयरफोर्स का प्लेन काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और हमने फ़्लाइट में बोर्डिंग शुरू कर दी। अमेरिकन फोर्सेस ने हमसे साफ साफ कह दिया था कि सुबह के 6 बजने से पहले हमें किसी भी हालत में काबुल से निकल जाना है। भारत सरकार ने जिस प्लानिंग के साथ हमें काबुल से सही सलामत बाहर निकाला, उसके लिए उन्हें सलाम है। हर चीज़ बहुत बारीकी से प्लान की गई थी। आखिरकार जब हमारी फ़्लाइट ने काबुल से उड़ान भरी तो हम सब की आंखों में आंसू थे। हम सब शुक्रमंद थे कि ज़िंदगी ने हमें जीने का एक और मौका दिया है। तजाकिस्तान और ईरान से ऊपर होते हुए हमारी फ़्लाइट गुजरात के जामनगर पहुंची। 17 अगस्त की सुबह 5:50 पर काबुल से टेक ऑफ करके हम सुबह 11:30 बजे जामनगर पहुंचे। हमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने बताया कि जामनगर में बस हम लैंड ही करने वाले हैं। तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन गूंजी जो एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत की सरजमी पर उतरते ही मैं उस पर लेट गया और अपने वतन को चूम लिया। जुबान से बस यही निकला, मेरा देश, मेरा भारत।